नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगेन हम लोग मध्य प्रदेश संविदा टीचर्स ग्रेड 3 और प्राथमिक टीचर या टीईटी आप कह सकते हैं उसे, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी मेंस के कुछ ज्वलंत टॉपिक जो कि पर्यावरण से आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखें और प्लीज़ राइट डाउन करते चलें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे अम्लीय वर्षा टॉपिक की। हम कल के ही टॉपिक को आगे कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे सारी की सारी चीज़ें पर्यावरण पर प्रभाव डाल रही थी। उसी पर्यावरणीय घटना के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे हमारा अम्लीय वर्षा को। तो प्लीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान दें, सारे टॉपिक्स को, सारे प्रश्नों को बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार अम्लीय वर्षा ये शब्द कैसे आया। तो हुआ ये कि यूरोप में क्या हुआ कि अचानक एक झील या तालाब में कुछ मछलियां बहुत ज़्यादा मर रही थी और उन मछलियों को खाने वाले पक्षियों की संख्या में भी क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। अब वैज्ञानिकों ने इसका अनुसंधान करना प्रारंभ किया कि आखिर कहाँ से समस्या सामने आई। तब लोगों को पता चला कि जल में अम्लीयता में क्या आ गई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। जल की अम्लीयता में क्या आ गई है, कमी, मतलब पीएच कम हो गया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी। और जब इस रिसर्च को आगे बढ़ाया गया तब पाया गया और तब एक शब्द निकल कर आया, अम्ल वर्षा। तो उस अम्ल वर्षा या एसिड रेन शब्द की दिया गया रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा 1872 में। 1872 में पहली बार एसिड रेन शब्द हमारे सामने आया। इसके पहले उस पर अनुसंधान हो रहा था, लेकिन जो शब्द एसिड रेन है वो हमें कहाँ किसने दिया, रॉबर्ट स्मिथ। तो इस नाम को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें डायरेक्ट में क्वेश्चंस की बात करें, तो सीधे आने वाला प्रश्न है जो कि पूछा विज्ञान से भी बार बार आता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच आखिर होता कितना है। तो आप सभी को पता है कि अम्ल का पीएच 1 से लेकर 7 तक होता है। और अम्ल वर्षा के पीएच की बात करें तो वो होता है 1 से लेके 4 के बीच में, कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, सांद्र अम्ल होता है। और ऐसे ही अम्ल वर्षा क्या होती है, मानव जीवन को प्रभावित करती है, वो आप आगे देखेंगे। अगले चरण में हम देखते हैं कि आखिर अम्ल वर्षा की परिभाषा कैसे है। तो हमारे साथ जो एमपीपीएससी मेंस के बच्चे हैं या वो जो सारे बच्चे हैं, उस बात पर ध्यान दें। मैंने 3 स्टेप में उस परिभाषाओं को रखा है। तो सबसे पहले तो मैं वर्षा सुनते ही साथ आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि वर्षा, नहीं, यहाँ पर वर्षा हो, हिमवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो या सिर्फ फॉग हो, कोहरा, ये सारी ही चारों ही श्रेणियां अम्ल वर्षा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो उस वर्षा या हिमवर्षा, ओलावृष्टि या कोहरा जिसमें, ध्यान दें, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहते हैं, ऐसी वर्षा जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहते हैं और क्या किस रूप में धरातल पर गिरते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में और नाइट्रिक अम्ल के रूप में धरातल पर गिरते हैं और हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं। क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। सीधी सी बात है, हमारे द्वारा या प्राकृतिक कारणों से SO2 या सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल पर पहुंचे। अब सल्फर के ऑक्साइड है, SO2 की चर्चा अगर अपन करें, वायुमंडल में नमी है, नमी ले ले रहे हैं, मैं वर्षा की भी बात नहीं करूँ, नमी अगर हम ले रहे हैं तो आप देखेंगे क्या बन जा रहा है, आपका H2SO4 बन जा रहा है। ऐसे आपको समझना है कि अम्ल में परिवर्तन उसका होते चलता है और वो धरातल पर वर्षा के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। अब बहुत ही ज्यादा नोटिस करने वाली बात, अभी बार बार वैज्ञानिक अम्ल वर्षा के लिए वाष्पशील वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स को भी क्या कर रहे हैं, जिम्मेदार मान रहे हैं, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, और साथ ही साथ वो ओजोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों पर भी गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो ये भी आप अपनी परिभाषाओं में आधुनिकता लाने या दूसरों से अलग करने के लिए आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों और कार्बन के ऑक्साइडों की संख्या में और सल्फर के ऑक्साइडों की संख्या में वृद्धि होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो कि इनकी संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। चाहे वो प्राकृतिक कारक हो सकते हैं, चाहे वो मानवीय कारक हो सकते हैं। तो अगर हम ज्वालामुखी उद्गार, आकाशीय विद्युत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो बिजली का चमकना है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में वृद्धि करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है, ऑक्सीजन नमी उपस्थित है, वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है।
तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राकृतिक कारक जो कि ज्वालामुखी उद्गार है, और दूसरा आकाशीय विद्युत, इन दोनों के द्वारा ऑक्साइड वातावरण में पहुंचता है। मानवीय कारकों की बात करें तो सारे अधिकांश जितने भी औद्योगिक संसाधन हमारे यहाँ, उनको यहाँ पे जिम्मेदार मानते हैं। धातु शोधन, औद्योगिक विधि, हमारी सारे उद्योग, जितने भी उद्योग धंधे हैं, वनाग्नि, अग्नि के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचती है। यातायात संसाधन, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के जलने से हमारे जितने यातायात संसाधन है वो वायुमंडल में सल्फर और कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को पहुंचा वृद्धि कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन, अगेन एक बहुत बड़ा कारण वायुमंडल में ऑक्साइडों की वृद्धि करने के लिए। इतने कारक यहाँ पर हमारे जिम्मेदार होते हैं। एक सिस्टमैटिक आंसर आप देख रहे हैं, उत्पत्ति, परिभाषा, प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है या अम्ल वर्षा हमारे लिए इतनी नुकसानदायक है। ये एक वैश्विक समस्या है, छोटी मोटी नहीं। क्योंकि देखिए भारत में तो वैसे भी इसका प्रभाव नहीं है, ठीक है। भारत में अम्ल वर्षा जब हमारी जमीन पर गिरती है तो क्षारीय मिट्टी के होने अधिकता के कारण क्या होती है, वो उदासीन हो जाती है। लेकिन इसका अधिक प्रभाव आप देखेंगे यूरोप में और कहाँ पे, अमेरिका जैसे देशों में। क्यों, वहां पे क्यों ज्यादा है? सीधी सी बात है, औद्योगिकरण सबसे ज्यादा फायदा उठाया किसने? उन लोगों ने। तो अम्लीय वर्षा का कष्ट भी किसे ज्यादा भोगना पड़ेगा? उसे। भारतीय जनजीवन तो बहुत ही ज्यादा खुशहाल है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आखिरकार भारत पर कैसे अम्ल वर्षा के नकारात्मक प्रभावों से हम यहाँ पे निपट सकते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला मैंने रखा हुआ है स्टोन लेप्रोसी, क्योंकि यही एक नकारात्मक प्रभाव है जो बार बार परीक्षाओं में आपके सामने आएगा। स्टोन लेप्रोसी, स्टोन मतलब पत्थर, लेप्रोसी मतलब कोढ़। तो आप देखेंगे कि आपने सुना होगा कि ऐतिहासिक इमारत में, आपको पहले परिभाषा के तौर पर समझा दूं। स्टोन लेप्रोसी क्या है कि यह ऐतिहासिक इमारतों पे अम्ल वर्षा होती है जिस पर रासायनिक क्रियाओं के कारण क्या होती है, अम्ल उसका क्षरण कर देता है। अधिकांशतः ये चूना से बनी हुई इमारतों को ज्यादा प्रभावित करता है जिसमें कैल्शियम के ऑक्साइड्स होते हैं। तो मैंने वहां पर उदाहरण के तौर पर एक ताजमहल का एग्जाम्पल रखा हुआ। ताजमहल क्योंकि इसलिए जरूरी है, भारत का एक विश्व धरोहर स्थल है, और मथुरा ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं से उस पर अम्ल वर्षा के कारण क्या हो रहा था, संगमरमर काला पड़ रहा था। इसी वजह से एक शब्द वहां पे निकल कर आया, स्टोन लेप्रोसी। तब पता चला कि नहीं, अम्ल वर्षाएं ऐतिहासिक इमारतों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। दूसरे तथ्य की अगर बात हम करें तो मैंने पॉइंट रखा है मेंस के बच्चों के लिए, और जो बाकी हमारे प्री के बच्चे हैं उनको पिन पॉइंट समझना है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट एग्जांपल आप पॉइंट बना के आएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जलीय वातावरण, जलीय पर्यावरण। तो आप देखेंगे कि जितना भी, चाहे वर्षा कहीं से भी हो, नदी नालों से होता हुआ पानी कहाँ पर पहुंचता है, नालों से होता हुआ पानी नदियों तक पहुंचता है, झीलों तक पहुंचता है, जो कि हमारे वातावरण को क्या करते हैं, वहां के पानी के पीएच को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अम्लीय माध्यम होने से जैविक गतिविधियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसी कारण से नदी झीलों की उत्पादकता में प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव। इसी वजह से हमने यहाँ पे जलीय वातावरण रखा है। दूसरा हम देखते हैं मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभाव, मैंने कल भी आपको समझाया था कि मानव पर ही नकारात्मक प्रभाव है, इसलिए यह एक वैश्विक समस्या है। तो अगर हम देखें तो त्वचा पर, त्वचा कैंसर होगा हमारे ऊपर, त्वचा पे होगी, आंखों में जलन आना और श्वसन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीजों में हमारा मानव स्वास्थ्य क्या होता है, अत्यधिक प्रभावित होता है। सब एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मृदीय संरचना में वृद्धि। हम लोग सभी जब मृदा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मृदा की अम्लीयता को ठीक करने के लिए हम लोग उसमें चूना डाल रहे थे, और यहाँ तो अम्ल वर्षा ही हो रही है, वर्षा ही अम्लीय हो रही है। तो मृदा कैसे हो जाएगी, अम्ल के कारण ज्यादा अम्लीयता हो जाएगी, या उसमें मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी समस्याएं हमने देखी उस पर, हमने यहाँ लिखा भी हुआ कि मृदा की अम्लीयता में वृद्धि, और अम्लीयता में वृद्धि होगी तो हमारे प्रमुख कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है उनमें कमी आ जाएगी, ठीक। अगला देखते हैं, एक और बहुत ज्यादा आजकल ज्वलंत टॉपिक अभी देख रहे हैं कि रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि सागरीय जल का जो पीएच है, सागरीय जल क्षारीय होता है, इसलिए हम उसे खारा बोलते हैं, ध्यान रखें। लेकिन अभी जब अध्ययन किया जा रहा है तो क्षारीय जल की अम्लीयता में क्या हुई, वृद्धि हुई। और अम्लीयता में वृद्धि होने का एकमात्र कारण क्या है कि सारे हमारे एसिड रेन से होते हुए कहाँ पहुंच रही, वो सागर में पहुंच रही, सारी नदियां और सारा पानी। अब आप देखेंगे कि वहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है कोरल रीफ्स पे। कोरल रीफ्स वहां के पारितंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और उस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अम्लीय जल में कोरल्स की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वनस्पति ह्रास, वनस्पति सीधी सी बात है जंगलों में पहुंचता है, मृदा क्षरित होती है, वहां में वनस्पतियां नहीं उग पाती, और जितनी
भी हमारी दुर्लभ प्रजातियों की वनस्पति हैं जो औषधीय महत्व रखती है, उस पर अम्ल वर्षा नकारात्मक प्रभाव डाल के उसकी पत्तियों को गला देती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और वनस्पति उत्पाद क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। खास तौर पर ठंडे प्रदेशों में अल्पाइन वनस्पति के लिए एसिड रेन बिल्कुल भी एकदम खतरनाक तरीके से हानिकारक है, ठीक है, बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। और क्योंकि ऊपर ही वहां पर और कोई संसाधन है नहीं, अम्ल वर्षा का पानी वहां रुक जाता है और वहां की वनस्पति को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, एक और अगर एक्स्ट्रा हम बात करें कि और क्या नुकसान हो सकते हैं, तो अगर आप देखिए जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स बाहर रखे रहते हैं, हवाई जहाज बाहर रखे रहते हैं, हमारे जितने भी स्टील के पुल हैं, आजकल लोहे का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हमारी जितनी भी पाइपलाइंस हैं जो यहाँ से वहाँ तक जल या अन्य संसाधन ले जाती हैं, इन सभी का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है अम्ल वर्षा के कारण। तो ये इतने भयावह रूप में हमारे सामने नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर डालती है। तो ये आज का टॉपिक आपके लिए है। इससे संबंधित प्रश्न को जरूर लगाएं और उससे पूछें। ऑल द बेस्ट।